तो नमस्कार साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने टॉक्स विद कॉफी के प्लेटफॉर्म में हमेशा एक नए लोगों को लाते रहते हैं जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, जो आपको कुछ सिखाने के लिए अपने कुछ ऐसे जीवन की बातें बता सकते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो। तो उसी सिलसिले में आज हम हमारे बिंद की सीईओ वीर सिंह जी को लेकर आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपने बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत आपके थोड़ा सा जीवन से करेंगे कि शुरुआत आपके पुराना जीवन क्या रहा जब आपकी ड्यूटी नहीं थी, और उसके बाद जब आपकी ड्यूटी मतलब आपने जब गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग हुई तो होता नहीं, घर वालों का रिएक्शन एक अलग टाइप में होता है, तो वो रिएक्शन क्या था? देखिए, आप जैसे शुरुआती दौर पर आपने कहा कि स्टार्टिंग में क्या रहा, कैसे रहा, तो मैं एक ग्रामीण अंचल से निकला हुआ जी स्टूडेंट था, और बराबर में एक तहसील थी छोटी सी चंदौसी, तो वहाँ मेरी स्कूलिंग और कॉलेजिंग हुई। मैंने वहीं से बीएससी किया, और दौरान बीएससी करते हुए कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ठीक, परिवार सही था, सब कुछ था, संपन्न था, लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ होती चली गई परिवार में, कभी बहुत थोड़ी बहुत होती हैं। और फिर अपना एक ईगो टकराया, और उसमें फिर स्वयं अपना मेहनत करके और स्वयं पढ़ा करके, ट्यूशन कोचिंग पढ़ा करके बहुत सी चीज़ें हमने अपना एजुकेशन की। फिर धीरे धीरे तैयारी भी की, और फिर इसमें मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ। अरे वाह। पुलिस में सिलेक्शन होने पर जब घर में मालूम पड़ा, माता जी को मालूम पड़ा और काफ़ी लोगों को मालूम पड़ा, तो वहाँ चंदौसी से हम लोग बहुत लोग तैयारी कर रहे थे। तो ये 97 में मैं ट्रेनिंग पर गया था, और हम लोग 2 लोग सेलेक्ट हुए थे। बाकी इंटरव्यू तक तो हम काफ़ी लोग पहुँचे थे, 11 लोग पहुँचे थे। अच्छा, मतलब 11 लोगों की टीम थी आपकी? 11 लोग इंटरव्यू देने तक पहुँचे थे। एग्जाम तो काफ़ी लोगों ने दिया था, बट 11 लोग पहुँचे, तो 2 लोग हम लोग सेलेक्ट हुए थे। इस बीच में जो तैयारी की पोजीशन थी, और जब घर में मालूम पड़ा तो माताजी को लगा कि मैं पुलिस में जा रहा हूँ। एक इमेज होती है ना पुलिस की, जी। कि पुलिस में जा करके आदमी पता नहीं क्या क्या करेगा, क्या हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, और कुछ और अलग तरह का वातावरण मिलता है पुलिस में, और ये हो जाएगा। वहाँ विभिन्न तरह की आदत भी पड़ सकती है, किसी खाने की, किसी पीने की। बिल्कुल। तो मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि पुलिस में जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि कहीं आप बहुत सी चीज़ें सीख लो वहाँ, दारू और मतलब जैसा संगत में आप लोगों के दिमाग में रहता है कि पुलिस मतलब एक ये भी खाती होगी, ये भी पीती होगी, या ना ऐसा उस समय का दौर भी थोड़ा सा अलग था। आज का दौर भी थोड़ा अलग है। अब पुलिस में बहुत से सुधार हैं, बहुत सी चीज़ें अलग हैं। तो फिर मैंने ये वादा किया माता जी से कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और यदि कोई एक गिलास गंगा जल में अगर पानी में अगर उसमें कोई दारू की एक बूंद भी डाल देगा तो कोई फर्क नहीं, और ये कहेगा कि ये गंगा जल है, पी लो, तो फिर मैं उसको भी नहीं पीऊँगा। तो ये मेरी प्रेरणा थी उनके साथ में, और मैं आज तक उस पर कायम। नहीं, हम लोग जब सर थोड़ा रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, तो हमें 3-4 चीज़ें नोटिस में आई। हमने ये देखा, जैसे एक नॉर्मल पुलिस में हम देखते हैं कि कई चीज़ों की छोटी मोटी आदतें पड़ती हैं लोगों की। आपका धार्मिक काफ़ी आप हैं। दूसरी चीज़, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत बिलीव रखते हैं। तीसरी चीज़, हमने देखा आप हर धर्मों में थोड़ा थोड़ा आपका कंट्रीब्यूशन रहता है चीज़ों को, जितना हमने नोटिस किया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि भाई मुझे अपने धर्म में या फिर स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रहता है? क्योंकि जिस पोस्ट में आप हैं वहाँ पर आपके 50 लोग अलग अलग तरीके के आते हैं। बस इसीलिए वो सिचुएशन कैसे आप मैनेज? इसीलिए मिली, जब बहुत से लोग, जब इस सर्विस में आने के बाद बहुत से लोगों से भेंट हुई। हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं। तो हम बुरे को देखें और उससे भी सीख लें कि ये बुरा क्यों हुआ, और अच्छे लोग हैं तो अच्छों से भी सीख लें कि अच्छे क्यों हैं। और इन परिस्थितियों से अगर हम देखेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा। पॉजिटिव रहना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। तो आपको अच्छा ही कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। वो मेरे साथ होता रहा, अच्छे लोग मुझे मिलते रहे, और ख़राब लोगों से मैं शिक्षा लेता रहा, और अच्छे लोगों से मैं प्रेरणा लेता रहा। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ रही।
स्पिरिचुअल में जन्म से और परिवार की तरफ से था। मेरी परवरिश ऐसी खानदान में हुई, ऐसे परिवार में हुई, ऐसे माहौल में हुई जहाँ स्पिरिचुअलिटी थी। और धार्मिक होना मतलब किसी विभाजन में नहीं है, वर्ग विशेष में बढ़ना नहीं है। बिल्कुल। धार्मिक होना अनुशासन होना है। धर्म हमें अनुशासन सिखाता है। कोई भी चीज़ है, आप सुबह उठिए, मॉर्निंग में आप उठ करके अपना दिनचर्या तय कीजिए, योग कीजिए, पूजा कीजिए, फिर अपने काम पर निकलिए। और जो काम हमको मिला है वो भी भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया है। वो एक अलग एनर्जी हो जाती है जब आप तो फिर अपना कंप्लीट होकर घर से निकलते हैं हम लोग, तो फिर चिंता नहीं रहती कि हम सब कुछ करके निकले हैं और बाकी तो आप जो देना है वो बेस्ट देना है अपना। ये सब चलता रहता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर आज के यूथ को आपकी रैंक तक पहुंचना है तो पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए? देखिए, सर्विस में आने के बाद आपका जो पूरा का पूरा मन है, वो आपका वर्क है, वो आगे बढ़ाता है। आपको इसमें कितनी नॉलेज है, कितना कानून है, कितना आप अपना निष्ठा से काम करते हैं, कितना आप अपना अच्छा आचरण रखते हैं, कितना आपकी इमेज है, तो ये सब काउंट। और ये सब काउंट होते होते फिर एक धीरे धीरे आपका ये सब कुछ सही रहेगा तो एक समय आएगा, उस समय के अनुसार प्रमोशन है। तो धीरे धीरे अगर आपने इस बीच अपने इस समय को अच्छा सा बैकअप नहीं दिया, अच्छा सा आपने बेस्ट अपना रिजल्ट नहीं दिया, तो कहीं कुछ अगर गड़बड़ होगा तो आपका प्रमोशन रुकेगा। अदरवाइज अच्छा आप मेहनत करते रहिए, टारगेट बना कर रखिए, अच्छा आचरण कीजिए, जो डिपार्टमेंट को देना है वो डिपार्टमेंट देगा, आपको जो देना है आप दीजिए। तो सर आपने ड्यूटी की बात की, तो फिर आप बताएंगे कभी कुछ ऐसा हुआ ड्यूटी करते टाइम किसी से आपका पंगा हो गया और आपने उसे धमकी दे दी हुई कि चुप हो जाओ वरना मैं जेल में डाल दूंगा, कभी कुछ ऐसा केस? नहीं, चुप हो जाओ मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, ये कोई बात नहीं है ना। ऐसा कहा कोई अपनी बात तो बोलेगा ही, लेकिन किस एंगल पे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कानून के तहत बोल रहा है, नियम के तहत बोल रहा है, या वैसे ही जनता को उकसा रहा है, या उसको ये अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उकसा रहा है, तो जरूर डांटना पड़ा है कि आप चुप रहिए या आप बात को सुनिए। इस तरह का बात तो होता है, लेकिन केवल बोल रहा है कि आदमी अपनी बात कह रहा है और चुप रहिए तो ऐसा नहीं। जैसे कभी किसी से लड़ाई हो गई? नहीं, लड़ाई तो आपस में लोग लड़ते हैं, पुलिस तो लड़कर क्या हमारे पास आते हैं, हमारे पास तो लड़कर के आते हैं लोग। कभी कभी होता है ना कि थाने में हमारे कुछ ऐसे केस आ जाते हैं कि वो आते तो पुलिस से कहने के लिए, लेकिन वो दोनों आपस में ही लड़ रहे होते हैं। हाँ, तो वो उसमें हैंडल किए जाते हैं। और जो लोग गलती करता है, जो गलत करता है, तो फिर वो उसके साथ उसी तरह से पेश किया जाता है। और आज की डेट में तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसके साथ कैसे पेश आ रहे हैं हम लोग, किस तरह से कर रहे हैं, वो आप देखिए। बिल्कुल। तो आपकी ड्यूटी से रिलेटेड कोई 3 ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद है? ड्यूटी से लेकर के 3 ऐसी चीजें तो ड्यूटी करना ही सबसे अच्छा लगता है। तो सबसे भाई सुबह उठ सबसे बड़ी बात सबसे अच्छा है कि भाई सुबह उठ कर तैयार होना है और तैयार होकर अपने ऑफिस में सुनना, फिर जनता की सुनना, जनता संतुष्ट हो उसके मैक्सिमम हम लोग काम करें, अधिक से अधिक लोगों की सुने। हम पुलिस को एक श्रोता के रूप में होना चाहिए, है ना, वक्ता नहीं होना चाहिए पुलिस को। बिल्कुल। लोग सुनाने आते हैं अपनी, लोग उनकी सुनिए। आधी बात वो ऐसी बहुत सी बातें बोलेंगे जो आपके मतलब की नहीं होंगी, लेकिन उन्हें बोलने दीजिए, वो बोलें, सुनाएं अपने मन की। जब आप उनकी मन की सुन लेंगे तब आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा तो ये लगता है कि मैं खूब सुनता हूँ लोगों की, और अब मैं उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। तुरंत समाधान हो ऐसा भी सोचता हूँ। अगर कोई मैटर है जो अभी मैं ही खत्म कर सकता हूँ तो मैं ही उसी समय खत्म कर दूंगा। और अगर किसी से कराना है, किसी थाने से कराना है, किसी और तो फिर उनको भी निर्देशित कर दीजिए इसको जल्द से जल्द हो। हाँ, जल्दी से जल्दी हो जाए काम। और जब जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो आपके पास भीड़ कम रहेगी। आप अगर काम जरा सा भी टाल देंगे तो फिर 1 आएगा, फिर 2 आ जाएंगे, 3, फिर ज़्यादा लोग हेटते हो जाएंगे, तो फिर आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आए उसको जल्दी से। तो सर हमने आपके बारे में देखा, आपके फेसबुक को हम रिसर्च कर रहे थे, तो फेसबुक में हमने देखा 2020 में
जब आप 2020 का पीरियड रहा है, उस समय आप थोड़ा पॉलिटिकल इशू, मतलब जो मुद्दे थे उसमें ज्यादा रुझारू रहे हैं आप। पॉलिटिकल आपने काफी चीजों को बोला है हर बार कि नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, किसी भी पार्टी के बारे में, वो एक अलग बात है। बट 2020 के बाद हमने ये नोटिस किया कि आपने बहुत ज्यादा पोस्ट इस चीज के लिए बंद कर दी या फिर अपने विचार रखना बंद कर दिए। इसके पीछे कारण मतलब क्या है? नहीं, मेरी किसी भी फेसबुक पोस्ट पर पॉलिटिकल तो है ही नहीं, पहली बात। मतलब एक विचारधारा के हिसाब से? विचारधारा भी पॉलिटिकल ही नहीं है जी। बस एक बात, क्योंकि उसमें कोरोना का समय चल रहा था, तो मेरी पोस्टिंग भी सारा चीजें एकदम सब बंद था। बाहर हम ड्यूटी पे निकलते थे, लोगों को देखते थे, और विभिन्न तरह की नेगेटिविटी समाज में लोग फैला रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, जबकि कोरोना सभी के लिए था। एक सामूहिक लड़ाई उससे हमें लड़नी चाहिए थी, पूरा विश्व सामूहिक लड़ाई उससे लड़ रहा था। उस समय मैं देख रहा था उसमें भी लोगों का अजीब तरह का मंतव्य लोगों के पास आ रहा था। हालांकि हमारी फेसबुक से, हमारी बातचीत से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन एक आत्मिक बात थी कि आखिर एक जो व्यक्ति थोड़ा सोचेगा, देश के लिए सोचेगा, अपने काम के लिए सोचेगा, विभाग के लिए सोचेगा, समाज के लिए सोचेगा, तो उसकी अंदर से आत्मा गड़बड़ करती है कि भाई कुछ बोलो यार, ये क्यों इतना हो रहा है, गलत ही। तो फिर बहुत सी चीजें ऐसे डिस्टर्बेंस पैदा हो रही थी। उसमें मैं जीके के प्रश्न लोगों को देता था। बिल्कुल। और जीके के प्रश्न मैं अक्सर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो जीके के प्रश्न, देखिए पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ जी। पॉलिटिक्स से लोग MA BA करते हैं, PhD करते हैं, बिल्कुल, तो वो शब्द ही पॉलिटिक्स है। अगर उसमें आप देखेंगे तो कई चीजें जीके की, हजारों चीजें जीके की आएंगी, तो उसको कहीं ना कहीं आज के परिवेश में किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाए या किसी से जुड़ जाए, लेकिन वो है सब जीके की चीजें। अब जैसे सपोज करिए कांग्रेस की स्थापना किसने की, अब ये जीके का प्रश्न है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की स्थापना किससे की, मुझे लगता नहीं कि शायद आपको पता हो। नहीं, बिल्कुल सही से नहीं पता होगा ना, बिल्कुल। तो अब ये चीज आपको नहीं पता है, अगर ये बात मालूम पड़ जाएगा कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ये क्वेश्चन जीके में आता था, कई बार कंपटीशन में आया है, तो मैंने लिख दिया। लोगों को लगा कांग्रेस के बारे में लिख रहा हूँ ना, वो कांग्रेस के बारे में जीके का प्रश्न है। तो मैं कई स्टूडेंट को अपने बताता था कि बहुत सी चीजें ऐसी है कि जिनकी पैदाइशी कहाँ से है, और फिर उनकी संस्कृति क्या रही होगी, उनका वर्क क्या रहा होगा। सर, आप ड्यूटी और घर को कैसे मैनेज करते हैं? घर हमको मैनेज करता है, ड्यूटी को हम मैनेज करते हैं। सर, कुछ अगर कोई दिक्कत हो गई, कहते घर वाले आपको फोन कर रहे हैं ड्यूटी में, आप उठाते हैं कि मतलब? हाँ, बिल्कुल 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 फोन उठाते हैं, और सबसे पहले यही प्रश्न होता है कि सब ठीक तो है, ये पूछते हैं। सर हाँ सब ठीक है, कहाँ है क्या, तो बोले ठीक है, फोन काटो, बाद में बता देते हैं, ये बोल देते हैं। अगर सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि सब ठीक है, तो कोई विशेष बात, तो वो विशेष बात नहीं, कब आएंगे, अब कितने बजे तक पहुंचेंगे, तो बोले ये सब बता देंगे बाद में, आप ये फोन काटें। हम पहला प्रश्न हम हालचाल लेते हैं। अच्छा। कोई तो अगर इम्पोर्टेंट जगह पे ये फोन आता है, और नॉर्मल वे में फोन आता है, तो फिर बात होती है बच्चों से। आपकी फैमिली यहीं रहती है कि? नहीं, फैमिली मेरी साथ रहती है, मेरी वाइफ मेरे साथ रहती है, बेटी सुप्रीम कोर्ट में है, बताया मैंने, और बेटा मेडिकल कॉलेज में है, तो वाइफ मेरे साथ रहती है। तो आप सबने सुना होगा बाबा नाना के मुंह से कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा नाना जो कहते थे पहले कि ना पुलिस की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो वो बाबा नाना कहते थे ना, लेकिन आज तो पुलिस की दोस्ती ही अच्छी है। पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग में जा रही है, पुलिस खुद दोस्त बन रही है, और पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप में काम कर रही है, PPP, पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप। तमाम NGO, तमाम हमारे जो SPO हैं, पुलिस मित्र हैं, तो अब तो पुलिस ही मित्र बना रही है। तो वो ये कहना कि दोस्ती तो जुड़ गई ना। अब जनता के बीच में जाकर के हम लोग जनता के साथ काम कर रहे हैं, और जो भी सूचना है, जो भी घटनाक्रम की सूचना है, वो होती तो पहले जनता के बीच में ही है ना। चाहे कोई भी अगर कहीं कोई सपोज करिए स्मैक दिख रही है, कहीं कोई और जुआ हो रहा है, या कोई और बड़ी घटना हो, तो वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में हो रही है। हम लोग जनता के बीच में घुसे हुए हैं, वहाँ से हमको इन्फॉर्म मिलता है। बस फर्क ये है कि हमको वो हिडन रखना है, और हमको जनता के बेटरमेंट के लिए हर एंगल पे सोचना है। तो फिर जब इतनी सोच हमारी हो जाएगी, तो जनता खुद अपने आप धीरे धीरे जुड़ने लगेगी, और हम पुलिस मित्र बन गए हैं। बिल्कुल।
तो सर जैसे कि अब सिंपल सी बात है, आपने इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो शिक्षा का अगर हम यूथ के लिए चाहें, इस शिक्षा का क्या मतलब है आपके हिसाब से? देखिए, शिक्षा आप जब ले रहे हैं, जी। कोई भी शिक्षा हो तो शिक्षा कहीं कोई बेकार नहीं जाती। और आप अगर प्लानिंग से पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ प्लानिंग करते हैं, कैरियर के लिए प्लानिंग करते हैं कि मैं ये इस स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए जी। कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो ये इसके बाद हम क्या करें। तो टारगेट बना के काम करना चाहिए। और जहाँ तक यूथ का सवाल है, आज यूथ जो शिक्षा एकदम सोचता है कि शिक्षा लिया और मैं सर्विस के लिए अप्लाई करूँ। बिल्कुल। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारा प्राइवेट सेक्टर में भी है, और बिजनेस सेक्टर में भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो हर डायनेमिक लेके चलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है शिक्षा का उद्देश्य जब आप सर्विस के लिए कर रहे हैं कुछ जो सर्विस नहीं हो जाए, तो अब आपको समाज में जैसी सी पॉलिसी आ रही है उस हिसाब से शिक्षित होना चाहिए और उससे अनुभव लेकर के शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। और शिक्षा का मतलब किताब से ही ज्ञान नहीं है। शिक्षा से मतलब आप कोई भी अगर क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस क्षेत्र हो, अगर बिजनेस व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी भी जानकारी लेना, वो भी एक शिक्षा है। किसी ज्ञानी पुरुष से मिलना, किसी अनुभवी पुरुष से मिलना और उससे कुछ लेकर के उसके माध्यम से आगे बढ़ जाना, तो वो भी एक शिक्षा ही है। शिक्षा का मतलब केवल किताब से ही नहीं होता कि मैंने MA कर लिया, BA कर लिया। बहुत से लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं और वो मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से अपना ट्रेनिंग लेकर के और बहुत सी चीज़ें सीख करके वो बहुत आगे बढ़े हैं। बहुत आगे। सिविल का काम, बहुत सिविल इंजीनियर से बहुत अच्छा सिविल का काम अनुभवी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जिन्होंने डिग्री नहीं ली। बिल्कुल। तो वो सिविल का काम, बड़ा अच्छा सिविल का काम कर रहे हैं। और आप किसी भी बहुत बड़े एजुकेटेड व्यक्ति के लिए दे दीजिए कि अगर ये स्कूटर ये टेक्निकल खराब हो गया है, तो वो बहुत सी चीज़ें पढ़ेगा और एक अनुभवी आदमी आएगा उसको ठीक कर देगा। तो अनुभव और शिक्षा दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए। अच्छा, आज के समय पर सर जितना मैं यूथ को देखता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से ऑनलाइन में मतलब लोग यूथ को एजुकेट करता हूँ कि किस तरीके से वो फ़ोन से इनकम जनरेट करें, क्योंकि आज के टाइम पे आप भी जानते हो कि आदमी बच्चा फ़ोन के पीछे ज़्यादा पड़ा है, तो क्यों ना उसी में स्किल सीखे जाए। बट मैंने ये चीज़ नोटिस की, 99% जो यूथ है वो ये चाहता है मैं एजुकेशन लूँ और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मतलब एक उम्मीद है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की। आपके हिसाब से आज जितना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, उस हिसाब से क्या कोई भी सरकार इतनी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकती है? दूसरी बात, ये जो माइंडसेट है लोगों का सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें ऐसा नहीं है। अभी मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं जो काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं और सारे ज़्यादातर प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत से लोग कुछ गवर्नमेंट ने अप्लाई किया और 1-2 लोग तो ऐसे हैं इनके पीछे सर्विस घूम रही है। बिल्कुल, वो आगे आगे जाते हैं, सर्विस उनके पीछे पीछे घूम रही है। और मेरी खुद की बेटी है। बिल्कुल। उसने अभी LLB किया है बॉम्बे लॉ यूनिवर्सिटी से जी, और वो सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट किया उसने। तो मैंने उसको बहुत बोला, बहुत मोटिवेट भी किया, समझाया भी कि वो तैयारी करे। बट वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, अभी उसको अभी स्टार्ट किया है और बहुत संतुष्ट है। और मैं उसकी बात से कन्विंस हुआ, बाद में उसने मुझे कन्विंस कर दिया, जहां मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनिए, बट उसने मुझे कन्विंस कर दिया कि आई एम राइट। और वो आज ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अपना। देखो ये यूथ के अंदर ज्यादा है। हाँ, आज के समय में अच्छी चीज है आपकी बेटी। आज का यूथ जो है बहुत सी चीजें स्वयं जब निकलता रहता है तो वो सब रास्ते देख लेता है। लेकिन जिन लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यूथ पढ़ रहे हैं और जो लोग अभी इतने संपन्न भी नहीं हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी कोचिंग, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और धीरे धीरे अब तो ऐसी कई योजना हैं, कई तरीके हैं जो व्यक्ति अपनी स्वयं की, आज से 20 साल 25 साल पहले भी लोग ऐसे ही थे। और ये गैप चलता रहेगा और हर व्यक्ति के दिमाग में यही रहता है कि ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जड़ से ख़त्म होने की बात नहीं, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन
इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट, सर्विस का मतलब देखिए रोजगार होना चाहिए। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि सर्विस के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत प्राथमिकता है। बिल्कुल। पहले आज से कहावत सुनी होगी आपने, उत्तम खेती मध्यम बान, निस्दिन चाकरी भीख निदान, ये था ना। बिल्कुल। तो उत्तम खेती थी कभी, और मध्यम बान यानी कि मध्यम बिजनेस थी, बिल्कुल। और निस्दिन चाकरी यानी कि नौकरी, बिल्कुल। निस्दिन चाकरी रोजाना नौकरी करो। करो, और वो भीख निदान, तो भीख की तरह थी। तो ऐसा लोग पहले कहते थे। अब इसका टर्म उल्टा हो गया। ये समय के संसार और समाज की परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। हर जगह स्कोप है, थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अपना टारगेट, अपना जो ध्येय है, अपना जो लगन है, वो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष और अच्छी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी जरूर आपको। बहुत बढ़िया सर, हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तब कानपुर में दंगा हुआ था, तब आप उस दंगे को रोकने का प्रयास कर रहे थे। उस समय की सिचुएशन क्या थी? वो दौर था, वो CNRC जब चला था, CNRC, उस समय काफ़ी वहाँ बड़ा आंदोलन हुआ था, हर जगह हो रहा था उस समय। तो उसको रोकने का जो भी प्रयास उस समय था हम लोगों की तरफ से वो किया गया। काफ़ी घटनाएं हुई थी उसमें, फिर हुआ, डाइल्यूट हुआ, काफ़ी मेहनत की गई उसमें हर एंगल से, और जिन लोगों ने जो कुछ किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, अच्छी कार्रवाई हुई। और वो दंगा नहीं था, एक प्रकार का दंगा होता है दोनों तरफ से जब कोई बात हो, वो एक प्रकार की एक भूल थी, एक प्रकार से मतलब सुनियोजित तरीके का एक काम था। वो लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगा। तो जब तक समझे वो, जब तक जो भी घटना हुई उन घटनाओं को आप कहेंगे तो उस पर कार्रवाई हुई। बाकी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया। अच्छा सर, मैं जब आपको देख रहा था, काफ़ी वीडियोस मैंने देखी, आपने देखा आप ड्यूटी पे घुड़सवारी पे आप काफ़ी इधर मतलब आपने ड्यूटी की है घुड़सवारी। तो ये आपका थोड़ा मतलब पहले से अच्छा लगता था या फिर ड्यूटी के लिए सिर्फ आप करते थे? मेरे घर में घोड़ा था। अच्छा। हॉर्स, मेरे परिवार में घुड़सवारी का शौक था। अच्छा। और घोड़ी हमारे यहाँ होती थी, तो उस समय मैं उसमें राइडिंग करता था। फिर सर्विस में गया। तो हम लोगों के यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में घुड़सवारी सिखाई जाती है। अच्छा। ये भी एक पीरियड होता है हमारा, घुड़सवारी का सिखाने का पीरियड होता है, जहाँ वेपन चलाना सिखाया जाता है, वहीं स्विमिंग करना सिखाया जाता है। सब कुछ एकदम ट्रेन करके निकाला जाता है। बस ये मान लीजिए कि केवल हवाई जहाज चलाना नहीं होता, बाकी कार, मोटरसाइकिल, घुड़सवारी, ये सब चीज सिखा करके हमको तब आपको फील्ड में उतारा जाता है। तो अच्छा लगता है घोड़ा चलाना? हाँ, नहीं, वो शौक है, लेकिन चूंकि समय रहते कुछ मिलता नहीं टाइम पुलिस में, तो जितना जहाँ मौका मिलता है वहाँ एंजॉय कर लेते हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी घोड़े हैं। बिल्कुल, वही मैं देख रहा था, आप ड्यूटी पे थे ऑन द रोड। हाँ, जब कभी भीड़-भाड़ वगैरह में कभी का ड्यूटी, तो मैं घुड़सवारी ड्यूटी किया हूँ। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आता आज तक, या मुझे बताइए मैं गलत हूँ या सही। मैंने देखा जब भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं या कहीं क्राउड आना होता है, तो पुलिस को उस समय घोड़े दिए जाते हैं कि आप उससे जो भी सुरक्षा है वो लिए। अब इंसान को चलने की जगह नहीं है, वहां पर घोड़े कैसे चल देते हैं? देखिए, एक तो वो ट्रेन घोड़े होते हैं जी, एक तो वो ट्रेन घोड़े होते हैं। दूसरा, एक घोड़े से जब मूवमेंट होता है तो हम दूर तक देख लेते हैं ऊपर से कि कहीं और जगह कुछ तो नहीं हो रहा। हाँ। है ना। हम घोड़े को एक जगह खड़ा भी कर लेते हैं, उसके ऊपर खड़े होकर के देख लेते हैं कहीं कोई और किसी प्रकार का गलत मूवमेंट नहीं हुआ। दूसरा ये कि जो घोड़ा है उससे थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। हाँ, आदमी डर के हट जाता है। आदमी जो घोड़े को देख करके थोड़ा हटो बचो पड़ता है, तो मूवमेंट में रहता है, एक जगह खड़ा नहीं होता। तो भीड़ जहाँ होती है तो घोड़ा अगर जाएगा तो फिर मूवमेंट हो जाएगा, भीड़ रुकनी नहीं चाहिए। हाँ। भीड़ आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो ये एक थोड़ा होता है, साइकोलॉजिकल कई चीजें उसके साथ जुड़ी हैं घुड़सवारी से। बहुत बढ़िया, ये मेरा क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता था, हम लोग ने चल दिमाग। चलिए, आपने ट्रेनिंग पीरियड की अपनी बात की कि आपको सब कुछ सिखाया जाता था, हर एक चीज। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, उसी तरीके से जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है और आप लोग कैसे इसको क्रॉस करते हो? क्या इसमें भी एक सिचुएशन होती है कि बीच में कोई छोड़ के चला जाता है? ऐसा कभी हुआ है? देखिए, ट्रेनिंग कठिन तो होती है जी,
ट्रेनिंग की जो सिखलाई है, एक बहुत ही, एक व्यक्ति जब नॉर्मल लाइफ से निकल करके डिसिप्लिन लाइफ में पहुंचता है, वेल डिसिप्लिन लाइफ। अभी आपको रात में आप सो रहे हैं, आपको कोई उठाने वाला नहीं है, सुबह कोई उठाने वाला नहीं है, आप जब मर्जी चाहे उठ रहे हैं, जब मर्जी चाहे पढ़ रहे हैं जी। और वो सब चीज़ आप एकदम आप जाएंगे तो आपको एकदम 100 लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो फिर सबको एकदम डिसिप्लिन में होना होगा कि इतने बजे आपको उठना होगा, इतने बजे सीटी लगेगी, इतने बजे आप एकदम रेडी होकर के फ्रेश होकर फील्ड में पहुंच जाएंगे, फिर आपको दौड़ना होगा, फिर ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर पीटी करनी होगी, फिर वेपन की ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर पूरे दिन क्लास में, फिर क्लास ये फील्ड ट्रेनिंग के बाद में फिर आपको क्लास में बैठना होगा, जो आपकी कानूनी पढ़ाई है, शिक्षा है, वो पूरा टाइम होता है। तो पूरा एकदम फिक्स टाइम होता है, टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट का एकदम प्रोग्राम फिक्स होता है। तो कुछ लोगों को रास नहीं आता, कुछ लोग बड़े बिंदास प्रवृत्ति से चले तो जाते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ लोगों लगता है कि यार भाई हम तो यार ये वाली लाइफ जी नहीं सकते, इतना बाउंडेशन तो हो ही नहीं सकता। तो ये नेचर ऑफ जॉब है, और जिसको जो पहले से ही पता होता है, और ट्रेनिंग में जिसको अच्छी बात है, ट्रेनिंग जिसको पसंद नहीं आई वो चला जाए। बिल्कुल। ट्रेनिंग के बाद अगर जाएगा फील्ड में आएगा तो कुछ और गलत कर देगा, अच्छी बात है, अगर आपको पसंद नहीं जाइए, ट्रेनिंग से ही आपको ट्रेनिंग ही नहीं झेल पाए तो फिर तो आप फील्ड में क्या झेल पाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग, कोई चला भी जाता है, किसी की सर्विस लग जाती है। आर्मी की ट्रेनिंग हमसे और ज़्यादा बेहतर होती होगी, और होती ही है, वहाँ पे अलग टाइप का चलन है, अलग टाइप का वहाँ की टोपोग्राफी है, उनको विभिन्न टोपोग्राफी में। लेकिन हम लोगों की ट्रेनिंग थोड़ा सा समाज में रहकर, कम्युनिटी पुलिसिंग में रह करके हर तरीके की चीजें सिखाई जाती हैं, किससे किस तरीके से अपनों के बीच में हमें रहना है। बिल्कुल। अपनों के बीच में रह करके अपनों के बीच में से निकालना है कि कौन गलत है, कौन सही है, कहाँ अपराध है, तो वो उनमें से खोजना। अच्छा, तो अपनों के साथ तो थोड़ा सा उस टाइप का व्यवहार करना पड़ता है। अच्छा, इसकी एक टाइमिंग होती होगी ना, कि मतलब सुबह 5 बजे से उठे तो शाम को 6 बजे खत्म, या फिर ऐसा हो गया सुबह उठे तो शाम को सीधे सोना ही है? नहीं रहता है ये? नहीं, टाइमिंग तो होती है जी, टाइमिंग होती है, लेकिन उस टाइमिंग में भी आपको एक मोड में रहना पड़ता है। अलर्ट मोड में? अलर्ट मोड में नहीं, कि आपको ये नहीं है कि आप सो गए तो अगर आपको कोई नहीं उठाएगा। हाँ। उस समय भी आपको ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि पता नहीं कौन सी सिचुएशन आ जाए, हाँ, और कब आपको कॉल कर जाए, तो फिर आप आलस ना करें। तो इसलिए समय समय पर अचानक ही 12 बजे अभी आप जाकर सोए, अभी थोड़ी सी नींद लगी, एकदम बहुत जोड़ी से सीटी बजती है बहुत तेजी के साथ में, और सीटी बजी और फिर आप उठे एकदम, अरे भाई सीटी एकदम काउंटिंग हुई, और एकदम परेड ग्राउंड में पहुंच गए, और फिर उठे और फिर काउंटिंग हुआ, 2 मिनट बातें की हमारे उस्ताद ने, और फिर कहा कि जाइए अब सोइए। अरे मतलब सिर्फ इसलिए कि 12 बजे फोन किया और बात करके सुना? 12 भी होता है, 2 बजे भी होता है, 3 बजे होता है, मतलब हमको अलर्ट मोड में तो रहना ही है। तो ऐसे में गुस्सा तो आती होगी बहुत ज्यादा? नहीं, कोई गुस्सा नहीं। अब जब आ गए, अब ये भी एक ट्रेनिंग ही है। बिल्कुल। तो इसमें भी बड़ा आनंद आता है कि चलो यार। अच्छा, ये सोचने में आज के टाइम पे आपको कितना टाइम हो गया मैं आपको ज्वाइन किए हुए? मैं 98 में आया। 98। तो अगर इस टाइम अपनी ट्रेनिंग पीरियड याद करते होंगे आप, कि मान लीजिए जैसे आपके उस्ताद सीटी बजा देते 2 बजे, आज के टाइम कोई सीटी बजाते तो? मोबाइल बजता है, हर घंटे बजता है, हर घंटे 5-6 फोन आते हैं। और मैं समझता हूँ रात में जब पूरी दुनिया सो जाती है तब उनके फोन भी सो जाते हैं, तब शायद हमारे फोन पर कोई कॉल ना करे। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रात में 2 बजे 3 बजे, कोई सा दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन नाइट में कोई कॉल ना आई हो। कोई सा दिन, जब से ये फोन स्टार्ट हुआ है तब से कोई ऐसा दिन नहीं हुआ। बहुत कठिन समय रहता है कि मतलब आप पूरे दिन थक के बिजी हैं और रात में 2 बजे फोन आ गया कि ये हो गया, आपको जाना है। बिल्कुल फोन सुनना है, और फोन सुन करके फिर जो अगर अपने लेवल का काम है तो स्वयं देख लेना है, और नहीं तो फिर संबंधित को, हमारे अधिकारियों को अपना बता देना। कि इसी को वर्दी कहते हैं, जब आप पूरी तरीके से तन मन धन से लगे होते हो ना अपनी चीज में, इसी को वर्दी कहते हैं। 3 ऐसी चीजें ड्यूटी से रिलेटेड ही जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है पर करना पड़ता है। खाना टाइम से नहीं खा पाते हम लोग। मन करता है कि टाइम से हम लोग भी भोजन करें, तो अब कभी कभार सभी की इच्छा, खाते तो सभी हैं, लेकिन वो टाइम नहीं हो पाता। टाइम से हम सो नहीं पाते। नींद नहीं पूरी हो पाती। नींद नहीं हो पाती पूरी, तो वो भी एक अजीब सा लगता है, लेकिन टुकड़ों में सोते हैं हम, किस्तों में। अभी सो लिए, फिर
अभी आपको कभी कभार ये देखा आप देखेंगे कि पुलिस वाला कहीं बैठा है तो आप अक्सर फोटो खींच लेते हैं, भाई ये सो रहा है, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी देखिए, सोने को मिलता ही नहीं है। तो वो कभी कभार ये मजबूरी में कहीं ना कहीं लग जाती है, तो फिर हम लोग उसका फोटो भी खींच जाता है, वो आ भी जाता है, तो उसको भी जांच का विषय है कि भाई क्यों सो रहे हो टाइम पर, तो वो भी ये भी एक देखने का है। आपकी लाइफ में आपकी ड्यूटी का क्या रोल है? बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मेरी लाइफ में मेरी ड्यूटी ही सब कुछ है। अच्छी ड्यूटी करके अच्छे तरीके से घर चले जाना, अच्छी ड्यूटी करके ठीक से थोड़े सुकून के पल बैठ जाना, किसी का भला हो जाए, किसी की समस्या दूर हो जाए, किसी की जो शिकायत है उसको ढंग से सुन करके उसके मन की सुन लेना, ये बड़ा सुकून देता है। आप किसी भी जगह चले जाइए, जितनी जल्दी रेमेडी पुलिस डिपार्टमेंट के पास है कहीं नहीं मिलेगी। डॉक्टर भी आपको सुनने में, डॉक्टर दिखाने में, मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ में मिनट लेगा। हम सुन करके तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ इसमें अब एक्शन लेना है, ये वाला, तो तुरंत। तो व्यक्ति बड़ी जो आता है बड़ा इच्छाओं के साथ में, बड़ी अपेक्षा के साथ आता है कि मेरी सुनी जाएगी, और उसकी सुनी जानी चाहिए। तो सर जैसे आप लोग जब ड्यूटी करते हैं तो उस समय दो सिचुएशन आती होंगी। कई लोग ऐसे होते होंगे जो आपसे मिलते होंगे, आपके साथ सहानुभूति दिखाते होंगे, आपके काम में सहानुभूति, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो उसी में आपसे झड़प करने लगते हैं, गुंडागर्दी करने लगते हैं अपने पदवे के जरिए या कुछ ऐसे। तो वो सिचुएशन में आप क्या करते हैं? देखिए, जहाँ तक लोगों का आने का है, अब बहुत माहौल चेंज हो चुका है जी, बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोग थाने आते हैं शिकायत लेकर के, समस्या लेकर के, और खुशी खुशी अपनी बात कहते हैं। बहुत किसी एक आध केसेस को छोड़ दीजिए, कहीं अचानक कोई बात हो जाए किसी से तो छोड़िए, नहीं तो गुंडागर्दी पुलिस से अब तो समाप्त है। अब तो मिट्टी में मिल गई है। अब नहीं कर सकता गुंडागर्दी कोई बिला वजह। अगर आप अपनी जगह ठीक हैं तो जी आपका, देखिए, आपका अपनी जगह ठीक होना, पुलिस का ठीक होना अच्छी बात है, और ठीक बात पर दृढ़ रहना, बिल्कुल वो दो बात है। आप दृढ़ रहिए, बदतमीज मत होइए। बिल्कुल। अगर कोई भी माननीय आपको कोई काम कहते हैं, आप उसको नहीं कर सकते हैं, तो दृढ़ता से उनको ससम्मान मना कर दिया, और ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सर ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो और आप उनसे कुछ, वो चाहे जितना कुछ कह, लेकिन नॉट पॉसिबल। और अगर सही है तो आप करिए ना काम, बिल्कुल, तो दृढ़ रहिए। बाकी गुंडागर्दी का तो अब पटाक्षेप हो रहा है। अगर कोई करता भी है तो उसका परिणाम बहुत अच्छा उसको भुगतना पड़ेगा बहुत। और ये बात क्लियर है कि मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल समाप्त हो गई, लेकिन ये भी मालूम है कि अगर कोई करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, बहुत ये भी मालूम है सर। यूपी पुलिस में सबको पता है यूपी पुलिस कैसी है। नहीं, यूपी पुलिस कैसी है ये सबको पता है, और इसने देखा भी है, लोग देख भी रहे। और जो आप तमाम घटनाएं आप लोगों को देखी होंगी पीछे, जिन लोगों ने ऐसा आचरण किया, कभी रहा उनका आचरण ऐसा, तो या तो उनको सुधरना पड़ा है, और नहीं सुधरे हैं तो फिर वो उनका कुछ ना कुछ हुआ है। जैसा किया है वैसा भोगा है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। तो अच्छा सर, इसमें एक चीज मुझे और याद आई। आज से मतलब मान लीजिए आज का समय छोड़ दीजिए, कई साल पहले जब एक सिचुएशन होती थी पुलिस के साथ बड़ी झड़पें हुआ करती थी लोगों की, तो वो सिचुएशन पुलिस कैसे, उस समय क्या सिचुएशन हैंडल कैसे करती थी पुलिस? देखिए, एक केस हुआ था लखनऊ में। एक बार किसी ऑफिसर को बोनट पे डाल करके घुमा दिया था। बिल्कुल, वो जमाना दूसरा था जी। अब बोनट पे डालना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई अपनी ड्यूटी सही कर रहा है और कोई भाई व्यक्ति रोड पर, चौराहे पे आकर के रोड चेकिंग कर रहा है, हेलमेट का चालान कर रहा है, और आकर के कोई इस तरह का आचरण कर दे, तो संभव नहीं है उसका फिर सही तरीके से, हाँ, सुरक्षित घर तो नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा सुरक्षित, लेकिन उसके साथ कानूनी कार्रवाई तो बहुत अच्छी कठोर होगी। बिल्कुल। और जो कार्रवाई हो सकती है मैक्सिमम वो की जाएगी, क्योंकि
हो भी रही है। अगर किसी ने एक दो केसेस ऐसे छुटपुट आए भी हैं तो उनमें जो कार्रवाई हुई है उसको मालूम है सबको। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न छोटा सा और मेरे दिमाग में आया, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने हमेशा मूवीज में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि एक 3rd डिग्री टॉर्चर नाम की एक चीज होती है। हाँ। कि जब भी पुलिस को कोई चीज एक्स्ट्रा उगलवानी होती है किसी भी आतंकवादी या किसी चीज से, तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया होती है। असलियत में वो होती है, आज के टाइम पे भी की जाती है, या फिर मतलब सिर्फ मूवीज में ही है? देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो 3rd डिग्री और ये एक समाज में प्रचलन वाला शब्द है। बिल्कुल। और बहुत से अब हम लोगों के जो चेंजेस हुए हैं उसमें मोबाइल्स हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, सीडीआर है और बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास जिनके माध्यम से हम उसकी जुबान बंद कर देते हैं और उसको बताना ही पड़ता है। और उसके बाद भी अगर वो नहीं बताता है, हमारे पास टाइम कम है, तो पुलिस कस्टडी रिमांड हम पुलिस लेते हैं न्यायालय से, फिर हम उसको रख सकते हैं। अच्छा। और फिर उससे बातचीत होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से हथकंडे हैं। आप जिस बात को मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमको उसको दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, हिकमत अमली और से पूछना, धमका के या डरा के, उसको सब तरीके से पूछना, वो सब एंगल है। अगर कोई आदमी अच्छा है, सभी के लिए संदेह ऐसा है कि अगर कोई आदमी कोई अपराध करे नहीं पहले तो जी, और कर दे, तो सबसे अच्छा तरीका है पुलिस के पास कि अगर वो आ जाए तो वो सीधा सीधा बता दे कि साहब ये हो गया एक झटके में। हाँ। तो मैं समझता हूँ कोई पुलिस वाला एक थप्पड़ भी नहीं मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक थप्पड़ में किसी को नहीं मारेगा। हाँ। और ऐसा हुआ है हमारे साथ कई बार कि कोई अपराधी पकड़ा और उसने जैसे ही पकड़ा थोड़ा सा पूछताछ शुरू किया, उसने सर कुछ नहीं सर, आप पूछिए, रुकिए सर, हम सब बताते रहे। तो उसने सारा बता दिया उसको, फिर हम उसको फिर जैसे ट्रक वालों के साथ इस तरह होता है कि नहीं, धोखे से एक्सीडेंट हो गया तो सीधे भाग के थाने ही आ जाते हैं कि सर ऐसा हमसे हो गया। तो वो भी देखिए, वो जान के तो कोई करता नहीं। बिल्कुल। अब तो पब्लिक पकड़ लेगी तो फालतू में मार खा जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक अचानक प्रवोक होता है, अचानक का एक ऐसा समय हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन नहीं होना चाहिए। उस पर भी जो है कानून बने हैं, उस पर भी नियम है। अगर किसी को कानून हाथ में कोई लेता है तो फिर उस पर कार्रवाई होती है। बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर इसमें लास्ट में एक मैं समझूं कि जैसे कहते हैं ना, यमराज के यहाँ एक तो धमकी वाला सिस्टम होता है कि भाई तुमने ये कांड किए हैं तो इसका फल ये है, और दूसरा ये है कि कढ़ैया सीधे रखी है। तो कढ़ैये वाला ऑप्शन है अपने पुलिस में अभी ही खत्म कर दिया गया है? देखिए, वो उससे आप कंपेरिजन कर रहे हैं, आपका कहना ठीक है, लेकिन हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। अच्छा, तो सारे ऑप्शन खुले हैं। हमें पब्लिक को अच्छा देना है। बिल्कुल। हमारा कहना है कि हम मानते ही है कि पुलिस से जो दुर्जन है, जो बदमाश है, वो डरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कानून से डरना चाहिए, पुलिस से नहीं डरना चाहिए, कानून से डरना चाहिए। और कानून की चपेट में आकर के हम कितना उसको पनिश करा सकते हैं और क्या क्या उससे उगलवा सकते हैं, ये भी हमारे पास आना चाहिए। तो सर, हम सब जानना चाहते हैं, जैसे आप इतने शांत और सीधे लग रहे हैं, तो असल लाइफ में भी आप ऐसे हैं? नहीं। क्या गुस्सा जल्दी आता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये जो लग रहे हैं वो अच्छे को अच्छा लगना चाहिए। ये पुलिस की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति अच्छा है उसको आप अच्छे लगें, जो सज्जन है उसे आप सज्जन लगें। इसका मतलब लेकिन जो दुर्जन है वो आपकी उन बातों से वाकिफ हो तो उसके साथ वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस व्यक्ति को जो चाहत है हमसे वो देखे हमारे अंदर, ये हमारी क्वालिटी होनी। आपकी शादी कैसे हुई और कब हुई? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। लव मैरिज नहीं है। हाँ, सोच के नहीं बताया। ये प्रश्न बड़ा एकदम अभी कैसे हुई, क्योंकि एक तो दो प्रश्न थे इसमें, लव मैरिज, अरेंज मैरिज और कैसे हुई, कब हुई। हाँ, तो वो एक तो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी नहीं। लेकिन जब मैं सर्विस में आया था तो मेरी पोस्टिंग थी, तो एक मीडिया के बंधु थे, मेरे मित्र थे, ऐसे ही मेरे साथ बैठते थे आकर के। मेरी सर्विस को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 2 महीने हुए थे, 2.5 महीने हुए थे। तो वो आए, थाने में बैठते रहते थे मित्र, तो उन्होंने एक मजाक में मेरा ऐड निकाल दिया पेपर में
शादी के लिए? शादी के लिए दोस्ताने में निकाल दिया उन्होंने कि बस ये लड़का, ये हाइट, ये रैंक, ये और ये लड़की इस तरह से। अब जैसे ही वो पेपर मिल गया, मुझे पता भी नहीं, तो वो आके रोज बैठ जाते थे मेरे पास और मेरे मित्र भी बैठ, तो उन्हें मालूम था कि अब आना, तो लोग आते थे तो मिठाई का डिब्बा लेकर आते थे, तो बोले कि मैंने यार तुम्हारे बहुत शादियाँ आ रही हैं, मैंने बोले मैंने ये निकाल दिया आपका यार, और रोजाना मिठाई खाने को मिलेगी, कोई ना कोई तो आएगा ही और मिठाई का डिब्बा लेके आएगा और खूब। हाँ नहीं, वो मस्त मित्र थे, तो वो सब थाने में चलता रहा। और फिर एक दिन जो मेरी वाइफ है, इनका भी एक रिश्ता आया, तो वहीं से हम थाने से अपने उठे। एक मेरे और मित्र थे, वो एक मेरा मित्र डॉक्टर है, डॉक्टर श्याम, और एक मेरे क्लास फेलो थी मेरी मित्र जिज्ञासा, वो भी पुलिस में थी। अच्छा। मेरे साथ ही सिलेक्ट हुई थी। तो डॉक्टर श्याम लखनऊ में थे, वो भी स्टार्टिंग अपनी CGMC में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, MBBS कर रहे थे। उनको सूचित किया कि यार आओ एक लड़की देख लेते हैं, एक लड़की। हम भी चल दिए वहाँ थाने से, उधर से वो दोनों लोग आ गए, तो हमने बरेली में अपना देखा और पसंद किया। तो वहाँ से एक लड़की और देखने जाना था, मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो यार उसको भी देख लेते हैं। वही जिन्होंने ऐड लगाया था? हाँ नहीं, उन्होंने ऐड लगाया था और ये भी मित्र मेरे। तो फिर ये हुआ कि यार क्यों देखा जाए, कंपैरिजन क्यों किया जाए, इसका कोई कंपैरिजन तो है नहीं, ये अच्छा वो बुरा, या तो इसको फेल किया जाए कि भाई किस वजह से इस पर देखा जाए कि हाँ सूट नहीं करता तो ख़त्म करिए, यहाँ डिनाई कीजिए, तब जाके आगे जाइए, और यहाँ भी डिनाई नहीं, आगे भी जाओ, खुद कन्फ्यूजन पैदा करो, नहीं फाइनल करो। अगर यहाँ ठीक है तो सारे दोस्तों ने फाइनल कर दिया, वो फाइनल हो गया। अब माता जी को पता नहीं था, लड़की हाँ लड़की हमने देख ली, दोस्तों ने देख ली, बस माँ को पता नहीं था, और बिना माता जी की इच्छा के हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो माता जी का सम्मान आज के बच्चों को रखना चाहिए, माता पिताओं का सम्मान रखना चाहिए, वो अपने सम्मान के भूखे होते हैं। बिना बताए माता जी को कि हम लड़की देख चुके हैं, ये उनको बोला कि चलो एक लड़की देखने चलते हैं। एक लड़की देखने चलते हैं, लड़की वहाँ है, परिवार में है, ये है, आपको देखनी है, माता जी आई, परिवार के लोग आए, और आपको पसंद आए तो शादी करना, नहीं आए तो मना कर देना, आपकी पसंद की शादी करेंगे। तो वो पसंद तो आना ही था। तो माता जी ने देखा, माता जी को लगा कि हमने पसंद की है, लेकिन पसंद तो हमने ही कर ली थी। तो ये इंसिडेंट हुआ और माता जी का सम्मान रहा और फिर वो शादी हुई। तो वो अरेंज मैरिज कहीं ना कहीं लव मैरिज के तौर पे हो गई? हाँ अरेंज मैरिज थी, अब लव मैरिज तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ना हम जानते थे ना कोई स्टार्टिंग। आपने पहले कर लिया? हाँ पहले परिवार के साथ भेंट हुई थी, लड़की अकेले नहीं आई थी ना, लड़की भी परिवार के साथ आई थी ना। जब हम देखने गए थे मित्र लोग, 3 मित्र थे, तो फिर लड़की भी तो वो अपनी फैमिली के साथ आई थी, वो ऐसा नहीं है कि अकेली लड़की आई, वो अपनी पूरे फैमिली के साथ आई। उधर से कुछ पता नहीं था, हम लोग गए थे क्योंकि अब हम ही देखने, पहले करनी तो हमको ही थी और चूज भी हमको ही करना था। तो माता जी को सबको पहले लेके आने से क्या, चूज हम ही करना है, लेकिन माता जी को ये नहीं पता चला कि हमने चूज कर लिया। तो इसलिए उनका सम्मान भी रखना जरूरी है। ये बात मैं आप बता रहा हूँ आज कि माता जी को मैंने शादी की बात बताया था तो हंसी बहुत और ठीक ठाक। तो पहले के टाइम पे होता था कि शादियां जो है ना बहुत छोटी उम्र में करवा देते थे। नहीं तो मैं इतनी पुरानी शादी नहीं है ना हमारी। फिर कितने साल हो गए आपकी शादी? 90 दिसंबर 98 में हुई थी। 98 में हुई तो थी। इतनी पुरानी नहीं है कि बरसों 10 ज़्यादा पुरानी नहीं है। बहुत बाबा आदम के जमाने, अभी तो मेरी सर्विस ही चल रही है। नहीं वो होता है ना कि स्टार्टिंग में मतलब जब बहुत पुराने पहले के टाइम पे बहुत ही छोटे में शादियां हो जाती थी। ये तो एक देखिए, ये तो स्टार्टिंग में था कि जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो शादी नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है, अगर पैरों पर खड़े नहीं होते, अगर अपना सेल्फ डिपेंड नहीं होते तो जरूरी नहीं कि हम शादी करते। बिल्कुल। तो शादी भी नहीं होती तो नहीं करते, नहीं लेनी चाहिए ना जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी, जब आप जिम्मेदारी खुद की उठा रहे हैं और दूसरे की उठा रहे हैं तब आपको लेना चाहिए। और ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज कर लो और फिर कुछ ना कुछ होता रहेगा, नहीं, ये कुछ करो फिर कुछ करो। बिल्कुल। मैं एक शब्द बोलूंगी, अच्छा, उससे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी पहले आएगा वो 3 शब्द आपको बोलने हैं। तो गेम में कहीं हार तो नहीं आएंगे हम? नहीं बिल्कुल नहीं। पता नहीं कौन सा गेम है, गेम तो चलिए भूलिए, अगर होगा तो। पहला नंबर, घर का खाना। घर का खाना? हाँ। बहुत अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा। तो घर के खाने में कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ज़्यादा पसंद है? मैं घर के खाने में एक सिंपल सा खाना, जो सादा खाना खाते हैं, फिर भी दाल, दाल चावल, रोटी चावल सब्जी, मेथी की भुजिया, कड़ी चावल, उड़द, साबुत उड़द राजमा, ये मुझे मेरे पसंदीदा भोजन। माँ के हाथ का खाना या वाइफ के हाथ का खाना? माँ के हाथ का। माँ के हाथ का। कोई बात नहीं, वो गुस्सा तो नहीं होंगी? नहीं गुस्सा नहीं है, वो जानती हैं, वो मैं उनसे कहता हूँ ओके। कि ये जो आज तुमने बनाया, तो इस खाने को खा करके थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पहले माँ के हाथ का खाना खाता था। कभी कभार ऐसा वो बना देती हैं तो कोई चीज़, अच्छा। तो वो कभी कभार रिलेट कर जाती है माता जी के खाने से, तो वो मैच ही नहीं है कहीं। आपका आइडल कौन है? आपके आइडल कौन है? आइडियल, देखिए सर्विस से पहले मैं इस आइडियल कौन होगा मेरा, कैसे होगा, किसका देखूंगा, और ये सब चीज़ें मैं अपने अध्ययन के दौरान जब पढ़ता था तो अपने जो मेरे प्रोफेसर थे, गुरु थे, मैं उन्हीं को आइडियल मानता था। अच्छा। वो ज़्यादा आइडियोलॉजी की तरफ मैं नहीं जाता था कि भाई उसको मैं अपना आइडियल मान लूँ, या उतना करिए कि ग्रामीण क्षेत्र से निकले तो बहुत ज़्यादा इस तरफ ध्यान भी नहीं था। लेकिन सर्विस में आने के बाद हाँ, तब जाकर के मुझे आइडियल जो मेरे ऑफिसर्स थे जिनके साथ मैंने सर्विस किया, वो ज़रूर आइडियल थे। तो सर्विस में जब मैं पहुंचा हूँ तो मेरे आइडियल हैं अभी, अब तो वो सीएम अरुण साहब हैं, जो इसमें मेरे ATS में भी मेरे प्रभारी रहे, मेरे SSP भी रहे, DIG भी रहे, और मेरे जो है अभी कानपुर में वो ADG थे, कमिश्नर थे। अब वो राजनीति में चले गए, लेकिन वो मेरे आइडियल। हॉलीडेज, देखिए हॉलीडेज की तो बिल्कुल विलक्षण कहानी है हम लोगों के साथ। अच्छा। सारे लोगों की बहुत बहुत दूर से लोग होली दिवाली अपने जब बाहर से होते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं या कहीं बाहर होता है, तो वो लोग घर आते हैं। हम लोग घर नहीं जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमें अब घर नहीं जाना है, छुट्टियां उस दिन बंद होती हैं। तो होली और होली दिवाली हॉलीडेज में यही है, जो भी हॉलीडेज होता है वो अक्सर जनता उस समय हॉलीडेज मना रही होती है और हम लोग उनकी हॉलीडेज को सेलिब्रेट करा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो उन्हीं के साथ सब कुछ होता है हमारा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सर लोगों के होते हुए हम लोग अपने तीज त्यौहार घर पे सेफली मना पाते हैं। तो मैं आपका ड्यूटी से रिलेटेड कोई 3 चीज़ें जो आपको बहुत प्रभावित करती है? मेरी वर्दी मुझे बहुत प्रभावित करती है, मुझे वर्दी पहनने के बहुत शौक है। ओके। यूनिफॉर्म में मैं बहुत करता हूँ। और उसके बाद अपनी बात, जो पुलिस डिपार्टमेंट से अच्छाइयाँ हैं, जो भी पुलिस की कमियाँ हैं, अपने डिपार्टमेंट के बीच बैठ करके उनको बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो ऑफिसर्स, जो हमारे जो आदेश निर्देश, जो कानून, हाई कोर्ट के कानून रेगुलेशन है, उनको मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। जो नए नए कानून, जो भी आदेश होते हैं, मैं उनको स्क्रीनशॉट करता हूँ और मैं अपने सबऑर्डिनेट को भेजता हूँ। तो वो मुझे, ये मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है ये सब। अच्छा लगता है, ठीक है। आपके माँ पापा? हाँ, वह देखिए, मेरे माँ पापा ग्रामीण अंचल से थे और एक फार्मर थे, और माताजी भी ग्रामीण अंचल से थी, गृहिणी थी, और बहुत प्यार से वो हमको पाली। बड़ा परिवार था, संसाधन कम थे, तो उनका जो योगदान था उस समय, जो योगदान जिस परिस्थितियों में उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ हम लोगों को पाला, वो अविस्मरणीय है। और माँ का तो कोई प्यार का, जितनी भी छुट्टियाँ मैंने ली जब तक मेरी माँ जिंदा थी, वो अभी 5 साल पहले ख़त्म हुई थी। पिताजी जब मैं पढ़ रहा था, BSc कर रहा था, तभी ख़त्म हो गए थे, तभी एक्सपायर हो गए थे। तो वो बहुत लंबा समय हो गया उनको, और माताजी कोई 5 साल ही हुए हैं। लेकिन जब तक माताजी रही, मैंने जितनी भी छुट्टियां ली, मैंने ये लिख के लिया माताजी की, मुझे माताजी से मिलने ही जाना है। कोई इफ एंड बट नहीं, ये हर महीने में माताजी से मिलने अपने गांव जरूर जाता था। अच्छा, जरूर। कौन सा गांव है आपका? मेरा देखिए आजकल बड़ा चर्चा में संभल में पड़ता है मेरा। संभल। तो संभल में मेरा में तो है। और मुरादाबाद, पहले मुरादाबाद में था, वो कट के बन गया है, तो मुरादाबाद में मेरा चंदौसी से ये तहसील के अंदर मेरा गाँव होता है। ठीक है। आपकी लाइफ?
खुश, अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शानदार लाइफ। अगर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से स्वयं सेल्फ मेड जिसे कहते हैं, सेल्फ मेड करने के बाद, सेल्फ मेड होने के बाद मैं सर्विस में आया, और जरा सा भी कोई बोझ कंधों पर नहीं है कि कहीं से किसी ने कुछ रख दिया और वो मुझे लगा कि वो उसने मुझे, हाँ दोस्तों का बहुत सहयोग रहा मेरी लाइफ में। मेरे मित्रों ने मेरे मित्र जो थे, वो जो मैंने अभी बताया भी था, उन लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, और एक सही डायरेक्शन, दोस्त अच्छा अगर आपको कोई दोस्त मिल जाता है, अच्छा अगर आपको कोई माहौल मिल जाता है, अच्छी संगत मिल जाती है, तो सफलता मिलना जरूरी है आपसे मेरे लिए। अगर आपका संगत, अगर आप जिसे कहते हैं, वो कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, अगर उसने आपको प्रभावित कर दिया, तो आपकी सफलता में कहीं ना कहीं वो बाधा होगी जरूर। इसलिए वो मेरी लाइफ बहुत अच्छी, मेरे दोस्तों के साथ स्टार्टिंग में संघर्ष की थी, तो और सभी दोस्त संघर्ष में थे, तो बड़ा अच्छा लगा और सभी सफल हो गए। और सर्विस में आने के बाद मैं ये कहूँगा कि अगर जिस तरह से मैं इस सर्विस में हुआ हूँ, जैसे मुझे मान सम्मान और एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल लगा मुझे कि लोगों को इतना अच्छे तरीके से मैंने सर्विस मुझे हुई है, अगर यही पुलिस है तो मैं बार बार पुलिस में आना चाहूँगा। अरे वाह, हर जन्म में। बिल्कुल। यस। आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी जी, क्या बताएं, उनकी भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बड़ा कोऑपरेटिव, आधी सर्विस तो वही करती हैं। अच्छा भाई, हम अगर कोऑपरेट ना करें, सारे बच्चों को देखना, बच्चों को पढ़ाना, हम तो बाहर निकल गए, बच्चे उन्हीं को पढ़ाने हैं, उन्हीं को देखना है बच्चे। हम लोग जो है पुलिस डिपार्टमेंट में, एक आपने कहावत सुनी हुई कि बच्चों को ऐसे नापते थे। अच्छा। पहले ये बेड पर यहाँ आता था, अब यहाँ आ गया कि जब हम जाते हैं, जब तो बच्चे सोए हुए मिलते हैं, और जब हम उठते हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बैठ ही नहीं हो पाती, बच्चों को ऐसे देखते थे। तो सारा जो श्रेय जाता है परिवार को देखने का तो उन्हीं का ही, और जितना वो उन्होंने अपना परिवार को देखा है, तो हम उतना फ्री होकर सर्विस कर, उतना हम पब्लिक को अपनी नौकरी के लिए, सर्विस के लिए अच्छा देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वाइफ का बड़ा रोल होता है पुलिस। सर, आज के टाइम पे पुलिस डिपार्टमेंट को किन किन चैलेंजों का फेस करना पड़ रहा है और उनको आप और किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखिए, पुलिस का हर दिन एक नया चैलेंज का सामना से शुरू होता है। हर दिन कोई ना कोई, ऐसा नहीं है कि जो आज हुआ है वो कल नहीं होगा, तो और हर इवेंट नया आता है। तो जहाँ तक है आज के समय में हम लोग को साइबर का जो क्राइम है वो बड़ा चैलेंजिंग है, उसका सामना करना पड़ रहा है। अभी आप जा रहे हैं घर से बाहर, आपके साथ कोई घटना हो जाती है, तो वो एकदम आपका कुछ पैसा किसी ने लूट लेता है, छीन लेता है, तो वो लूट का केस बन जाता है। लेकिन साइबर अपराधी इतना तेज है आज के ज़माने में कि वो आपकी जेब से पैसा निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसमें बहुत ही सचेत की ज़रूरत है, और हम लोग भी बड़ा इस पर, हमारे साइबर थाने हर जनपद में खुले हैं और इस पर काम भी चल रहा है, ट्रेनिंग भी चल रही है लोगों की। हम अपने कांस्टेबल और अपने ऑफिसर्स को जो है बड़ा इसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कर भी रहे हैं। और जनता में सबसे ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। इसमें बड़ा जनता अगर जागरूक हो गई कि साइबर के संबंध में, कि उसको कैसे अपना मोबाइल हैंडल करना है, कैसे उसको साइबर के अपराधी से बचना है, कैसे फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड, आपको लालच, कोई भी अपराध है लालच में ही होता है। पहले आपको लालच देगा, फिर उसको आपके अपराध, आपके जेब से पैसा ले लेगा, निकाल लेगा, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। तो साइबर का अपराध जो है इसमें बड़ा चैलेंज है। और बाकी तो पुलिस को चैलेंज हर समय हर तरीके के मिलते रहते हैं, उनको हम सामना करते रहते हैं। तो सर, अब जैसे आप लोग केस को संभालते होंगे, तो कभी कभार ऐसा होता है कोई केस हुआ और बहुत सारे रिपोर्टर्स आ गए, अब आपने अभी तक उस केस की पड़ताल शुरू नहीं की, या शुरू होने के बाद आप बहुत किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे, अब रिपोर्टर्स आपके पूछ रहे हैं कि सर क्या हुआ, कब तक इसका ये होगा, और बिल्कुल कैमरा सामने लगा दिया, तो वो सिचुएशन कैसी होती होगी कि आप कैसे उसको फेस करते हो कि भाई मेरे को कुछ पता नहीं है अभी, और सामने वाले को बताना है क्योंकि उधर 50 तो रिपोर्टर खड़े हैं,
तो ये सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए, दोनों का जॉब है अपना अपना, उनका भी जॉब है, वो भी अपने जॉब को करते हैं, उनकी वो भी एक प्रकार से सर्विस ही है उनकी, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना ऊपर भेजते हैं। और हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने केस को सॉल्व करें, आगे बढ़ें, देखें और जो सिचुएशन कह रही है उसको हैंडल करें। तो लोकल जो भी मीडिया है, बड़ा सामंजस्य रखना चाहिए उनसे, वो भी इस बात को समझते हैं कि थोड़ा सा तो उनको उनसे बात करके और जैसे जैसे डेवलप होगा तो आपको दिया जाएगा, और जो जो हो रहा है उनको बता भी दिया जाता है, तो और उनको कह दिया जाता है कि भाई थोड़ा, और अगर ज़्यादा ही फ़ोन आ रहे हैं तो फिर फ़ोन, चूँकि हम केस में लगे हैं किसी में, तो मैं चाहता हूँ जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी आप काम करते हैं इसमें लगे हुए हैं मैन मुख्य रूप से, तो वो जो फ़ोन बार बार रिसीव नहीं कर सकते, तो हम फ़ोन दे देते हैं कि भाई ये फ़ोन आप होल्ड कर लीजिए, हमारा जो साथ में गनर है, ड्राइवर है, का जब फ़ोन आएगा तो और जो मीडिया का फ़ोन आया या तो बता दीजिए कि आप हम लगे हुए हैं इसमें, अभी आपको बाद में बता देंगे। और अगर किसी ऑफिसर का फ़ोन आता है तो वो हमें दे दीजिए, क्योंकि उस समय तो उनको सिचुएशन देनी है, सूचना करनी, तो वो फ़ोन नंबर दे के दे देते हैं, तो फ़ोन हमारे डिस्टर्ब तो करते हैं हमारे काम में, लेकिन उसको भी समय के अनुसार हैंडल करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत। सर, आपकी ड्यूटी में कोई ऐसा केस जिसको सॉल्व करने में आपको मजा भी आया हो और थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगा हो? ऐसा केस, बहुत से केस हैं, और वैसे तो सर्विस में हर क्षण कोई ना कोई जो केस आता है वो एकदम अपनी अलग ही पिक्युलिटी लिए होता है। बट अभी जब फतेहपुर में मैं COCT था, तो यहाँ एक बड़ा अजीब केस हम लोगों के संज्ञान में आया, जो गांव के बड़े नदी के किनारे जो गरीब किस्म के लोग, बड़े अभावग्रस्त लाइफ में थे, उन लोगों के बीच में एक धर्म परिवर्तन का बड़ा स्कैंडल चल रहा था, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे। इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्वाट्स का डीन, BC, बहुत से कॉलेज के प्रिंसिपल, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, एक इसमें वर्ल्ड विजन संस्था है, वो जुड़ी हुई थी। उसका अलग से स्टाइल है इसमें काम करने का, बड़ा धीमा जहर, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो किस एंगल पे कहाँ फंस गए हैं, और धीरे धीरे उनका मन परिवर्तन करके फिर उनको धर्म परिवर्तन करके ऐसा वो करते हैं। अच्छा। गांव में बहुत ही, हाँ, गांव में एक बहुत ही छोटे से गांव में जाएंगे, एक कोई लड़की जो वहीं लोकल पढ़ी है और इंटर है, BA है, उसको चूज करेंगे, उससे कहेंगे कि चलिए आपकी सर्विस लग जाती है, 3-4 रुपये महीने आपको घर बैठे मिलेंगे, यहीं पर आपको बच्चों को कॉलेज स्कूल के बच्चों को, यहीं गाँव के बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्ची भी सोचती है कि बढ़िया है, मैं अपने गांव के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी और मुझे पैसा भी मिलेगा। लेकिन वो उसके पीछे उनका ध्येय बड़ा अलग चलता होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है उनके दिमाग में, वो एक गैंग बना रहे होते हैं। तो और लोग उन पर शक भी नहीं करते, लोग शिक्षा दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। तो वो धीरे धीरे एक अप्रोच बनाते हैं परिवार में घुसने की। तो वो लड़की, उनके अकाउंट में पैसा आता था, वो पैसा भी चेन्नई से आता था, एक बैंक है, 1500 करोड़ रुपया आया है उनके अकाउंट में, और बहुत बड़े तरीके से सामाजिक संस्था चला करके वो एक ऐसा स्कैंडल चला रहे हैं कि वो उसको धीरे धीरे लोगों के मन को परिवर्तित कर देते हैं, और फिर वो चर्च में जाकर के क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जा करके उनका धर्म परिवर्तित कर देते हैं। उनको ये बात छिपा लेते हैं कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, और वो ये बात छिपा लेते हैं उनसे कि यदि आपका धर्म परिवर्तन हो गया तो आपको कितनी बड़ी हानि होगी, कल के लिए आपका बच्चा पढ़ेगा, आरक्षण है तो उससे कोई सर्विस भी लग सकती है। उन चीज़ों से वो दूर हो जाते हैं और अनभिज्ञ कर देते हैं, उनको इतना इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो इसको हमने केस खोला था, और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। मैं काउंटर, हाँ, 2-3 बार मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा, और वहाँ काउंटर दिया है हमने, और बड़े प्रभावशाली लोग, बहुत ही इकोनॉमिक पैसे वाले लोग इसमें जुड़े हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये केस एक स्कैंडल खुला था हमने, और इसमें 80 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने चार्जशीट लगाई है। काफ़ी मुकदमे इसमें कायम, काफी बड़ा केस था, काफ़ी बड़ा केस था, काफ़ी एकदम धीमा जहर जिसे बोलते हैं, और कोई पहचान भी नहीं सकता उनको। तो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा आपको? और काफ़ी टाइम लगा, करीब 6-7 महीने हम लोग इसमें काम करते रहे, और भी इसमें काम करने की ज़रूरत है। जगह जगह हर जिले में वर्ल्ड विजन की संस्था है जो ऐसा काम करती है। वो नाम ही वर्ल्ड विजन है, उसका नाम आपको लगेगा। उसमें तमाम गरीब लोगों को कुठिया, किसी को 5 भेड़ें, किसी को बकरी, किसी को भैंस,
ये प्रोवाइड करा करके बच्चों के नाम पर जहाँ बच्ची वो लड़की पढ़ा रही होती है उस गांव में, तो ये लोग जाते हैं और बच्चों का बर्थडे बनाते हैं, तो बच्चों को कुछ गिफ्ट करते हैं, इसी के माध्यम से उनके घर में प्रवेश कर देते हैं और फिर उनको देखते हैं कि कितना अभावग्रस्त लाइफ है इनकी, तो इनको क्या कहना देना अच्छा रहेगा, उसी में उनको दे दिया। फिर धीरे से बोल दिया उन्होंने कि हम आप लोग कौन है भैया, आप आ रहे हैं बाहर से इतना कुछ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को कुछ ये भी दे रहे हैं, तो बोले सब इशू कर रहा है, ये कर रहा है, आइए किसी दिन आपका बच्चा बीमार है तो आप फला हॉस्पिटल में चले जाइए, ये वाली पर्ची थामिए, इस पर्ची में जाएंगे तो आपके बच्चे का इलाज भी फ्री हो जाएगा। तो मिशन हॉस्पिटल है उनके इस टाइप के, तो वो वहाँ जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ मिल भी रहा है, बच्चा भी पढ़ रहा है, लालच देके उन्हें अपने फिर वो साइड धीरे धीरे उनको चर्च की तरफ मोड़ देते हैं और वहाँ उसका एक पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके फिर उसका एक बपित सा होता है इनके यहाँ, कुंड में डुबकी लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो दिन जो कुंड में डुबकी लगवाएंगे तो समझ लीजिए आप पूरा का पूरा आपका जो पुराना था वो जमीन पानी में रह गया और नया आप धर्म पर्वत, ऐसा साइकोलॉजिकल प्रभाव डालते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, ये पूरा केस खुल के आया, तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े। हाँ, अधिकतर होता है ना कि बड़े बड़े लोग ही इन लोगों को शेयर देते हैं, बढ़ावा देते हैं। बड़ी अप्रोच है उन लोगों की, हर एंगल पे किसी भी केस को कभी अपने को घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पैसा भी इनका बाहर से आ रहा है, FCRA अकाउंट्स है, FCRA अकाउंट में बाहर से फंडिंग का है, तो वो भी सब हमने खोला है और उसको हमने सब सुप्रीम कोर्ट में हमने दिया है, सब हलफनामा एफिडेविट दिया है और भी लोगों को भेजा है हमने जिले में कि कैसे ये एक स्कैंडल चल रहा है भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। एक तो ये केस था, एक आपका बिंदकी का ही केस अभी एक क्राइम केस हुआ था, लड़की एक खत्म हुई थी। हाँ, वो जो क्रिमिनल था वो पुलिस के साथ ही घूम रहा होता है। हाँ, और बाद में वो लड़की मर्डर करता है लड़की का, फिर वो पकड़ा जाता है और पूरा एकदम वही निकलता है। कभी कभार ऐसे केस बड़े टिपिकल होते हैं खुलने में, जो क्राइम करता है और पुलिस की सहयोग कर रहा होता है, हाँ, वही क्रिमिनल होता है। तो ऐसे कई केसेस आए जो लोग क्राइम कर गए और वो पुलिस के साथ घूम रहे। बाद में लोगों को पकड़ना भी थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा, क्योंकि उस समय उसकी सहानुभूति जो होती है लोगों की उसके साथ होती है, वो पुलिस के लिए काम कर रहा होता है। उसी समय कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर होता है, तो उसको एकदम पकड़ लेना, तो वो कोई भी रूप ले सकता है। तो बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पर जाकर के बड़े एविडेंस कलेक्ट करके उसकी गर्दन पर हाथ डालना पड़ता है। तो सर, जैसे कि मैंने बहुत कुछ देखा आपके बारे में, तो उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, न्यूज़ में भी मैंने देखा है कि आपने बहुत सारी मुठभेड़ों का भी सामना किया है, तो बहुत सारे क्रिमिनल के साथ में आपने मतलब हाथापाई भी की और गोली बंदूक भी चली। तो उस टाइम की क्या सिचुएशन रहती है? आप वेट करते हो कि ऊपर से ऑर्डर आए तब मैं गोली चलाऊं, या फिर? नहीं, ऐसा कोई नहीं कि बदमाश हमारे ऊपर फायर कर रहा हो और हम वेट करें कि कोई हमको ऑर्डर दे गोली चलाने का तब हम गोली चलाएंगे। आत्मरक्षा का अधिकार सभी के लिए है और पुलिस के लिए तो है ही है, और पुलिस के साथ साथ आपको भी है। आप हर व्यक्ति के लिए अधिकार दिया हुआ है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में, कि आत्मरक्षा का अधिकार उसको है। अगर कोई व्यक्ति, हम कोशिश यही करते हैं कि पहले उसको अरेस्ट ही करें, और फिर अरेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अरेस्ट करने से हम उससे पूछताछ भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें खोल सकते हैं, और क्या उनके पीछे कौन गैंग काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो हम पूरा प्रयास पहले वही करते हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसा लगता है कि वो हमको मार कर भाग जाएगा या हम लोगों की जान ले लेगा, फायरिंग करता है, तो रेस्पॉन्स देना, क्रॉस फायरिंग करना और अपनी आत्मरक्षा के लिए और उसको अपनी फायर करना तो जरूरी रहता है। उसमें मुठभेड़ में जो भी सामना होता है, जो सिचुएशन होती है, उस समय वो सिचुएशन का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंडीशन ही उसी समय इजाद होती हैं और उसी समय निर्णय हो जाता है। 1 सेकंड के अंदर निर्णय होता है, तुरंत क्या करना है, कैसे करना है, क्या फायर करना, नहीं करना, तो वो अलग चीज टाइप की होती है। तो ऐसा सामना कई बार हुआ और वह आमना सामने भी हुआ, मुठभेड़ भी हुई है, बदमाश भी मारे गए। अच्छा। और हम भी बचे हैं, तो ये सब चलता है, पुलिस ये नेचर ऑफ जॉब है, तो करना भी चाहिए। तो सर मेरा एक सबसे लास्ट आपसे क्वेश्चन है, बुरे समय, हर एक इंसान के जीवन में एक ना एक बुरा समय आता है, आपको क्या लगता है उस बुरे समय को कैसे हैंडल करना चाहिए और क्या उस समय की सिचुएशन होती है? देखिए, किस व्यक्ति के साथ कौन सा बुरा समय आता है, हर व्यक्ति के साथ एक तो जो बुरे समय की आने की सिचुएशन है वो भी अलग होती है। बिल्कुल, ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि जो बुरा समय आता है वो सबका एक जैसा ही होता होगा, बुरा सभी के समय आता है, सभी के साथ आता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो उसका स्तर है ना,
अब जैसे बहुत से लोग हैं, अगर वो बहुत बड़े पॉलिटिकल हैं, लीडर हैं और वो हार जाए तो उनके लिए वो बुरा बात समय वो है। आप संघर्ष इस समय कर रहे हैं, बिल्कुल। आप इसमें सफल ना हो, आपको कोई और एडॉप्ट करना पड़े काम, बिल्कुल। वो नहीं हो तो आपका ये बुरा समय है। तो हर व्यक्ति का बुरा समय है, जिस टाइप का अलग अलग। तो जैसा जिस व्यक्ति के साथ सिचुएशन है, अपनी सिचुएशन के साथ में उसको हैंडल करने के लिए धैर्य रखिए और बड़े ही सोच कर जो उसकी कमियां हुई हैं, जहां गलतियां हुई हैं, इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। जो आज हम हैं वो कल इतिहास होगा। और लोगों को, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अरे इतिहास में भी तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिस्ट्री, इतिहास के लिए छोड़ करके और अपना सोचते हैं कि नहीं वर्तमान जियो, बस अच्छा रहा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मतलब इस टाइप का एक लॉजिक सा कुछ लोगों का है। लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इतिहास ही भविष्य बनाता है। वो एक इंग्लिश में कहावत है ना कि लिव प्रेजेंट ब्राइट फ्यूचर। यस, इतिहास को पढ़िए। जो कमियां हमारे साथ हुई हैं, जो हमारे पूर्वजों के साथ हुई हैं, जो हमने कमी की है, हम तमाम लोग पढ़ते हैं। अब हम हमारा देश गुलाम रहा, हम उनके गुलाम रहे, फिर उनके गुलाम रहे, 1000 साल तक गुलाम रहे। तो क्यों रहे, क्या कमियां थी, फिर हम इतना संघर्ष के बाद आज़ाद हुए, फिर अब क्या होने जा रहा है, ये सब चीज़ें हमको इतिहास बताएगा। और फिर उन कमियों को ना दोहराएं हम वापस। तो फिर इसीलिए तो इतिहास है। तो मैं समझता हूँ कि सिचुएशन जैसी सिचुएशन हो, अब कभी राजा महाराजाओं के साथ में कोई और कंडीशन रही होगी, उनके साथ वो सिचुएशन, तो ये मैं समझता हूँ। तो आज की बातचीत बहुत शानदार हुई, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और सर ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो शायद हम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं। इतने कठिन समय पर सर रात में उठते हैं, दिन में पूरे टाइम ड्यूटी करते रहते, तो ये सिचुएशन होती है जो हर तरीके से मुस्कुराते हुए सर हैंडल करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और सर एक चीज़ रिक्वेस्ट आज आपसे, अब हम थोड़ा यूट्यूब में है तो एक रिक्वेस्ट तो आपसे करेंगे। तो आप हमारे दर्शक से इतना कह सकते हैं कि भाई जो हम मेहनत कर ले इसके लिए एक छोटा सा लाइक का बटन दबा दें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और अगर इनका जो मेहनत है और इनकी जो रंग लाती है मेहनत, आप लोगों के सहयोग से लाएगी। और आप जो यूथ है और हमारे जो बच्चे हैं, इतना अच्छा काम और लोगों को निकाल के ला रहे हैं, और हर व्यक्ति की कोई ना कोई अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही चीज़ें आपके पटल पर रख रहे हैं। तो निश्चित ही आप लोग इसका लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके लिए सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में।